हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर रहा हूं दोस्तों टाटा स्टील जेईटी 2023 का पेपर 50 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है। और मेन जो है इसमें न्यूमेरिकल जो है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे मैंने जो है सॉल्व किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और उनको जो है अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपका अच्छा नंबर मिलेगा। तो मैंने सारे न्यूमेरिकल, एक या दो क्वेश्चन छूटा हुआ है, बाकी सारे न्यूमेरिकल जो है मैंने इसमें सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट फॉर अ रैपिड फ्लो ऑफ ग्रानुलर मटेरियल इज गिवन बाई टाउ इजकल टू बी डी यू अपन डी वाई का होल स्क्वायर, वेयर बी इज कॉन्स्टेंट इफ एम एल टी आर मास लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट। देखिए, इसमें आपको कितना जो है बुरी तरीके से फंसा रहा है कि टाउ इजकल टू बी डी यू अपन डी वाई का होल स्क्वायर। कोई भी कहेगा कि यार बी जो है आपकी विस्कोसिटी है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी है, तो कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल इनवर्स टी पे माइनस टू एम एल माइनस वन टी पे माइनस वन हो जाएगी। मतलब कि जो आपका विस्कोसिटी का है पास्कल सेकेंड से जो निकल के आएगा वो कोई भी लगा के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, टाउ इजकल टू बी डी यू अपन डी वाई का स्क्वायर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस है। शेयर स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, एम एल इनवर्स टी पे माइनस टू। ठीक है, डी यू अपन डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन होता है एस पे माइनस वन, यानी कि टी इनवर्स होता है। ठीक है, तो अब क्या है, टाउ बराबर जो है बी डी यू अपन डी वाई का होल स्क्वायर से देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू पूछा है, बी का जो है एक तरह से डायमेंशन पूछा है, तो बी को वहीं रहने दें और इधर जो है डी यू अपन डी वाई को नीचे भेज दें। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा टाउ डी यू अपन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है पहले ही हमें पता है कि टाउ की जो है जो डायमेंशन है एम एल इनवर्स टी पे माइनस टू होगी, और डी यू अपन डी वाई का जो है टी इनवर्स होता है, तो वो स्क्वायर दे रखा है, तो गुणे दो कर देंगे, स्क्वायर उस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका एम एल इनवर्स टी पे माइनस टू हो जाएगा, और इधर जो है इधर भी टी पे माइनस टू हो जाएगा। टी पे माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और प्लस में जो है आपका प्लस का टी पर टी टू पावर टू और टी पे टू द पावर माइनस टू दोनों कट जाएंगे, और एम एल पे माइनस वन हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत लोगों ने जो है डायरेक्ट जो है बिना कुछ सोचे समझे जो है बी को मार के चले आए थे, डायनेमिक विस्कोसिटी समझ के उसको उसका निकाल लिए कि पास्कल सेकंड होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। अब वो जो पास्कल का जो होता है वो और सेकंड का वो दोनों का निकाल के लगा के चले आए, जो कि एकदम बिल्कुल गलत था। इसको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन मिले तो सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी आए वो आपको निकालना है। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ए बिंगम फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी म्यू दे रखा है 10 पास्कल सेकेंड एंड इल्ड स्ट्रेस टाउ 10 पास्कल दे रखा है, और कह रहा है कि इज शेयर बिटवीन फ्लैट पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, द टॉप प्लेट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, द शेयर स्ट्रेस ऑन अ प्लेट इज। ठीक है, इसमें भी जो है बहुत कंफ्यूज किया है। कह रहा है कि कोई विंगम फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी जो है डायनेमिक विस्कोसिटी 10 पास्कल सेकेंड है, और उसका जो है यील्ड स्ट्रेस जो है 10 किलो पास्कल है। ठीक है, और जो है डिस्टेंस की वैल्यू 10 टू पावर माइनस थ्री दे रखा है, और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। शेयर स्ट्रेस पूछा है। तो देखिए, बिंगम फ्लूइड ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको जो है फार्मूला याद रहेगा। तो बिंगम फ्लूइड का जो फार्मूला होता है टाउ इजकल टू टाउ नॉट प्लस म्यू डी यू अपन डी वाई होता है, ये होता है फार्मूला। जहाँ पे टाउ आपका शेयर स्ट्रेस होता है, टाउ नॉट यील्ड स्ट्रेस हो जाएगी, और म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी कितना दिया है, 10 पास्कल सेकंड दिया है, उसको हमें किलो पास्कल में लेना है, क्योंकि सारे यूनिट को सबसे पहले एक में लेना होता है, तब जाके सॉल्व किया जाता है ना। तो 10 पास्कल को जब किलो पास्कल में करेंगे तो 0.01 किलो पास्कल हो जाएगा।
टाउ नॉट यानी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू ऑलरेडी 10 किलो पास्कल दिया है, दोनों किलो पास्कल में आ गए। डी यू आपकी वेलोसिटी होती है तो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। डिस्टेंस आपका जो है 10⁻³ दे रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ से सब कुछ मिल गया तो बस इसको जो है वैल्यू पे रखिए। तो वैल्यू पर रखेंगे तो टाउ नॉट की वैल्यू 10 हो गई, म्यू की वैल्यू 0.01 हो गई, गुड़े 1/10⁻³ हो गया, ठीक है। अब जो है 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा, और जो है 10 प्लस 0.01 में जब 10⁻³ का मल्टीपल करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। और 10 पहले से तो 10 को 10 जोड़ लेंगे तो 2 किलो पास्कल आ जाएगा। वहाँ से हमारा जो है सारा फार्मूला मिल गया था यहाँ पे, मतलब फार्मूला पहले मिल गया, उसके बाद जो है वैल्यू आपको मिल गए, और जब वैल्यू मिल गई तो बस फार्मूले में रखिए और कैलकुलेशन से निकाल दीजिए। तो ये भी टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी था, लेकिन तब जब आपको याद रहे तो। जैसे ये भी तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि फार ए साइक्लोन ऑफ डायमीटर 0.2 मीटर विथ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट द वॉल द सेपरेशन इज। इसमें भी कुछ नहीं है, सेपरेट जो है सेपरेशन फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सेपरेशन फैक्टर बराबर होता है V² / RG, जहाँ पे R रेडियस होता है, G ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, V आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। तो क्या क्या आपको वैल्यू दे रखा है, जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू आपको मालूम ही है 9.8 मीटर, और जो है जो आर है तो आर की वैल्यू जो है 9 दे के डी दिया है जो डायमीटर, तो डायमीटर जो है आर का वो आधा होता है, तो उसके हिसाब से वो कर लेंगे तो 0.1 आ जाएगा आर की वैल्यू। तो बस V² / RG में रख लीजिए, तो 15×15/0.1 × 9.81 यानी कि 225 में जब आप 0.981 का जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू 229.35 के आसपास आएगी, जिसको 230 कह सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भले ही आप देख रहे हो तो टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो ये आपका 1 मिनट का जो है वो है काम है, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा था कि इसमें से कौन सा कन्वर्जन रॉन्ग है, तो 1 टॉर बराबर होता है 1 mmH, ये बिल्कुल सही है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.03 kg/cm² होता है, ये बिल्कुल सही है। 1 BTU बराबर दे रखा है 2.3 kcal/kg, ये गलत है। कैसे गलत है दोस्तों, देखिए अगर 1 BTU बराबर देखेंगे ब्रिटिश थर्मल यूनिट तो 252 कैलोरीज होता है, ठीक है, 252 कैलोरीज। अब उसको किलो कैलोरी में यानी कि 1000 से भाग देना पड़ेगा तो 0.252 कैलोरीज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 2.3 है ना, तो इसलिए जो है रॉन्ग, ये क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 kg ऑफ वेट सॉलिड आर टू बी ड्राई फ्रॉम 20% to 10% मॉइस्चर बाई वेट, ठीक है। द मास ऑफ मॉइस्चर रिमूव इन kg। तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम बहुत बार आपको मिलेंगे कि 10 kg का वेट सॉलिड है, उस जिसको जो है हमने ड्राई किया, पहले उसमें 20% कंसंट्रेशन थे से उसको 10% की कंसंट्रेशन में किया, अब हमें जो है मॉइस्चर कितना रिमूव हुआ वो बताना है। तो इसको देखिए, सबसे इजी सवाल है, यहाँ पे मैंने ग्राफ वो डायग्राम के बनाया है कि सॉलिड जो है, और सॉलिड में 20% मॉइस्चर है, फिर ड्रायर में गया, ड्रायर के बाद जो है 10% मॉइस्चर बचा और जो है बाकी का सॉलिड हो गया, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन होता है तो ये डायग्राम याद रखिएगा, ठीक है। इनलेट कंडीशन ऑफ मॉइस्चर, इनलेट में कितना इन हो रहा है वो, यानी कि 100 kg टोटल है, उसमें जो इनलेट यानी 20% यानी कि जो है परसेंट का मतलब कि पर 100, तो 20 का जब 100 से करेंगे तो वहीं जो है आपका 0.2 के आसपास आएगा, जो है 20 में 100 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा, तो 20 गुणे 0.2 कर देंगे तो 20 kg आ जाएगा। और आउटलेट कंपोजिशन में क्या है कि वो पॉइंट जो है 10% जो है हुआ है ना, आउटलेट में 10% का हुआ, तो जो है 100 गुणे 0.10 इजकल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बस मॉइस्चर कितना रिमूव हुआ, तो 20 - 10 कर देंगे तो 10 kg रिमूव हो गया, ठीक है।
एक ये क्वेश्चन था दोस्तों कि 1 kg वाटर को 40 डिग्री से 30 डिग्री तक ठंडा किया गया, तो उसमें कितनी हीट को रिलीज किया गया, यानी कि हीट रिलीज होगी तभी तो वो 40 से 30 डिग्री पे आएगा। तो ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी फार्मूला लेके आपको याद रहना पड़ेगा। Q इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी होता है, एम जो है मास होता है तो मास दे रखा है 1 kg, सी पी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है तो वाटर की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 होता है, और डेल्टा टी तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल होता है, तो ये आपका 40 माइनस 30 यानी कि जो है 10 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको फार्मूले पर रख लीजिए, Q इक्वल टू 1 × 4.18 × 10 यानी कि जो है इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41.8 यानी कि 42 जूल आएगा। ठीक है, जो है ये लमसम में आता है जिसको आगे बढ़ा दिया जाता है थोड़ा सा अंक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्लैब कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल लेयर ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल ऑफ सेम थिकनेस and having thermal conductivity K1 and K2, the equivalent thermal conductivity K of the slab is। इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है, 2 पैरेलल लेयर हैं, ठीक है, और दोनों जो है डिफरेंट मटेरियल की हैं लेकिन उनकी थिकनेस सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, तो उसकी जो है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है। तो देखिए, जब पैरेलल स्लैब होती हैं तो उनका फार्मूला के ए डेल टी अपन एल होता है। ठीक है, तो बस यही रखना है आपको, के ए डेल टी अपन एल इजकल टू जो है 2 हैं तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट के ए डेल डेल T2 - T1 एल बराबर क्या हो जाएगा, K1 A/2 और T2 - T1 प्लस K2 A/2 T2 - T1 अपन LL। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इक्विवेलेंट में जुड़ जाएंगे, दोनों जोड़ लिया हमने। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को इधर से ले लिया, क्या जो है कॉमन ले लिया, क्योंकि ये आइसोथर्मल हो जाएंगी दोनों एज अ लास्ट में जाके। तो कॉन्स्ट जो है दोनों को जो है बाहर निकाल लिया, तो और इधर से इस दोनों को काट दिया। अब हमारा थोड़ा सा और छोटा हो गया। बाद में हमने फिर कुछ किया है, यहाँ पे जो है हमारा जो बचा के ए अपन एल इजकल टू K1 A/2 प्लस K2 A/2 डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अब जो है हम क्या किए, इस एल को ऊपर ले गए तो के अपन एल बराबर K1 A 2L हो जाएगा प्लस K2 A 2L हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एल को बाहर निकाल लीजिए और इधर से ए को बाहर निकाल लीजिए, तो एक से ए को काट दीजिए, एल से एल को काट लीजिए, कि ओवरऑल जो है थर्मल कंडक्टिविटी जो इक्विवेलेंट कितनी निकल के आ जाएगी, के इजकल टू K1 + K2/2। ठीक है, और यही इसने पूछा था, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ के पूछा था, तो हम जो है इस विधि से जो है इसको निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो इन विच साइकिल, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में। ठीक है, तो देखिए रिवर्सिबल में जो है एंट्रोपी वो जीरो से ज़्यादा नहीं होगी, क्यों, जहाँ से चलेगी फिर वहीं आ गई, यानी कि फाइनल इनिशियल मिलकर जीरो हो जाएगा, तो रिवर्सिबल में जीरो नहीं होगी। इरिवर्सिबल में जीरो से अधिक हो जाएगी, रिवर्सिबल में जीरो हो जाएगी और इरिवर्सिबल में जीरो से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि रेंडमनेस उसका बढ़ता ही जाएगा, है ना, बैक तो आना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक लगा नहीं है इसमें, लेकिन इसका आंसर याद है, अगर मान लो कि दे दे तो रट्टा मार लो, टिक लगा के आ जाना। बोला है कि लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर एट 101 किलो पास्कल एंड 273 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन एट 273 केल्विन इज रिस्पेक्टिवली 150 एंड 75 किलो पास्कल। एज्यूम दैट द सिस्टम ओबे राउल ला, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन लिक्विड फेड इज। तो ये 0.4 इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन कैसे आया है मैं अभी लगा नहीं पाया हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप लगाने का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर स्क्वायर पिच कंपेयर टू ट्रायंगुलर पिच, यानी कि स्क्वायर पिच जो है ट्रायंगुलर पिच के कंपैरिजन क्या करती है, तो ये जो है गिव हाइयर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप, ये सेल साइड के प्रेशर ड्रॉप को मतलब बढ़ा देती है, ज़्यादा रखती है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा।
बहुत लोगों ने बोथ ए एंड बी लगा के आया था, जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है एट एब्सोल्यूट जीरो। देखिए बोथ ए एंड बी एंड ऑल ऑफ दीज ये मैक्सिमम सही होते हैं, लेकिन अब क्या है कि ये पहले सही होते थे, लेकिन अब जो है एग्जामिनर जो है जो पेपर सेट कर रहा है वो इतना कंफ्यूज कर रहा है कि पूछिए मत। ठीक है, तो अब बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ ए एंड बी एंड सी इज़ करेक्ट वो भूलना पड़ेगा, और जो एक्चुअल है वही जो है समझ के टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन बहुत हमने जो है पिछले एग्जाम में देखा कि ऑल ऑफ दीज वाला करके आए, लेकिन वो गलत साबित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन कार्नोट साइकिल द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कार्नोट साइकिल कार्नोट इंजन का जो है एफिशिएंसी जो है एक तरह से 1 होती है। ठीक है, या जो है साइकिल के जगह इंजन होना चाहिए 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन पूछा था इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कोल्ड फ्लूइड इंटर एट 30 डिग्री and leave 50 degree where the hot fluid enter the 150 degree and leave 130 degree the mean temperature difference। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आया था एल एम टी डी क्या का सही फार्मूला क्या है, तो डेल टी वन माइनस डेल टी टू अपन लॉग डेल टी वन अपन डेल टी टू। एक तो ये फार्मूला ही बस था, बाकी जो है इसको इसी पे लगाना है, एल एम टी डी की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इसको बहुत ईजी है। जो जो कूलिंग वाटर इन हो रहा है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, कूलिंग वाटर जो आउट हुआ उसका टेम्परेचर 50 हो गया, हॉट वाटर जो इन हुआ उसका टेम्परेचर 150 है, हॉट वाटर जो आउट हुआ उसका टेम्परेचर 130 है। ठीक है, तो डेल टी वन हमने क्या जो है क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या है कि डेल टी वन माइनस डेल टी टू अपन लॉग डेल टी वन अपन डेल टी टू ये होना चाहिए। ठीक है, तो डेल टी वन की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो डेल टी वन की वैल्यू तब मिलेगी जब जो है टेम्परेचर जो हाई हॉट टेम्परेचर जो इन हुआ उसमें अगर जो हम कोल्ड टेम्परेचर जो आउट हो रहा है माइनस कर दें तो वो हो जाएगा। ठीक है, डेल टी वन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 150 है आपका इन हुआ हॉट। ठीक है, और जो है जो कोल्ड आउट हो रहा है वो 50 डिग्री है, ओनली 50। तो 150 माइनस 50 100 डिग्री हो गया। इसी तरह जो है हॉट जो आउट हुआ तो कितने का आउट हो रहा है 130 का, और जो है कोल्ड जो आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना है तो उसका है 30, तो 130 माइनस 30 यानी कि 100। तो जहाँ पे डेल टी वन इजकल टू डेल टी टू हो जाता है, यानी कि वो जो हीट एक्सचेंजर जो है बैलेंस टाइप का काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है, और इसमें जब बैलेंस हो गया तो बैलेंस यानी कि जो है दोनों का जो है डेल्टा टी वही होगा, मतलब सब जगह इक्विलिब्रियम में रहेगा, बैलेंस करके चलेगा। और इसको पता ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन लॉ या कुछ ऐसा लॉ है कि जहाँ पे डेल टी वन बराबर डेल टी टू हो जाता है तो जो वैल्यू होती है वहीं उसका जो है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। तो ये भी एक है, उसका लॉ क्या है उसको क्या कहते हैं वो जो थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है ना। एक क्वेश्चन ये था कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर जो वर्क करता है वो चार्ल्स के नियम पे करता है। कैसे करता है देखिए, जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर होता है तो उसमें क्या होता है वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रख के, जो भी जैसे आप टेम्परेचर जैसे जीप पे लगाते हैं या कुछ भी कहीं भी टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेचर वाले पॉइंट पे रखते हैं इसको, तो उसमें एक्सपेंड वो एक्सपेंड होने लगता है। ठीक है, अब चार्ल्स ये कहता है कि जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज। तो अगर प्रेशर को क्या कर रहा है कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्रेशर को जो है मतलब इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, डिपेंड करेगा कि जो है आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर घटा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम उसका घट जाएगा। ठीक है, तो यही जो चार्ल्स ने कहा था कि जो है चार्ल्स ने यही कहा था कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दो तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन कितना, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कितना होगा
तो 1/273.15 जो केल्विन का टेम्परेचर है, सॉरी इतना जो है डिग्री सेंटीग्रेड जो है, 1/273.15 जो है उसका जो है बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, बस इतना है ना, पर 1 डिग्री बढ़ाने पे, ठीक है, और घटाने पे भी इतना घटेगा, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर सेंस कराते हैं तो इसीलिए वो बढ़ता है और वो घटता है। कुल मिला के जो है ये चार्ल्स लॉ पर डिपेंड कर रहा है ना। एक लॉग के और 1/t के बीच में प्लॉट पूछा था कि किसका है ये, तो ये जो है आपका ऑर्हेनियस इक्वेशन के लिए, ऑर्हेनियस के का जो है प्लॉट है, यानी कि ऑर्हेनियस का इक्वेशन के इक्वल टू ए माइनस ई ए अपन आर टी होता है, जहाँ पे के जो है रेट कांस्टेंट है, ए ऑर्हेनियस कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है। तो ये किसने दिया था फ्लॉट वगैरह, ये स्ट्रेट लाइन का फ्लॉट किसके उसमें आया था, तो ये ऑर्हेनियस में आया था, ठीक है, तो ऑर्हेनियस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि एक एयर जो है इंटर कर रही है, एयर इंटर एन अडियाबेटिक कंप्रेसर एट 300 केल्विन, द एग्जिट टेम्परेचर फॉर अ कंप्रेसर जो है द एग्जिट टेम्परेचर फॉर अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 3 एज्यूमिंग एयर टू बी आइडियल गैस आर Cp upon Cv is equal to 5/7 एंड प्रेशर टू बी जो है रिवर्सिबल। इसमें टेम्परेचर पूछ रहा है ना, इंटर टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, आउटलेट टेम्परेचर पूछ रहा है, कंप्रेशन रेशियो दे रखा है 3 और गामा की वैल्यू दे रखा है जो है 5/7, ठीक है, तो बहुत ईजी है। और एडियाबेटिक के लिए हम जानते हैं, एडियाबेटिक के लिए हमारा जो फार्मूला होता है T2/T1 इजकल टू P2/P1 टू द पावर R-1/R, ये होता है, ठीक है। तो T1 दे रखा है 300 केल्विन, P2/P1 ये कंप्रेशन रेशियो कहलाते हैं, यानी कि आउटलेट अपन इनलेट, कंप्रेसर से जो जैसे कंप्रेसर है 10 केजी के प्रेशर से वो आउट किया और सक्शन लिया 1 केजी पे, 1 केजी का सक्शन लिया और 10 केजी पे आउट किया, तो उसका कंप्रेशन रेशियो 10/1 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है P2/P1 हो गया, यानी P2 कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर और P1 जो है कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर, यानी कि ये कंप्रेशन रेशियो कितना मिला 3, और आर की वैल्यू दे रखा है 7/5 और T2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस फार्मूले पे रख लीजिए T2/T1 बराबर P2/P1 और R-1, सॉरी आर मैं कह रहा हूँ यार, गामा इसको कहेंगे ना, गामा-1/गामा जो भी है ना, बस इसको जो है सॉल्व कीजिए। तो T2 पूछा है, तो यहाँ पे T2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर T1 गुणे में आ जाएगा मल्टीपल में, तो मल्टीपल में T1 की वैल्यू 300 रख दीजिए और P2/P1 की वैल्यू 3 दे रखा है, और बाकी 7/5 माइनस 1/7/5 इसको कैलकुलेट करेंगे 2/7 आ जाएगा, ठीक है, यानी 300 और ब्रैकेट में 3 पे 2.7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए एक बार, यही क्वेश्चन आया था, कुछ इसमें भी दम नहीं था, लेकिन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल जो है बहुत अच्छा नंबर लाता है, क्योंकि एकदम एक्यूरेट जो है आंसर मिलता है, लेकिन तब जब उसका जो है न्यूमेरिकल का फार्मूला मालूम हो तब, ठीक है। नेक्स्ट है, एट अ कांस्टेंट ह्यूमिडिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट, ह्यूमिडिटी जो है कांस्टेंट है, और फिर वहाँ पे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, तो वो दोस्तों घट जाएगी। क्यों कि कोई भी ह्यूमिड एयर है, ठीक है, ह्यूमिड एयर का मतलब कि जैसे ठंडी थी, जो है अभी दिसंबर की बात है, तो कूलिंग टावर में ह्यूमिडिटी लगभग जो है अप्रोक्स जो है ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ रही थी, तो जो है 95 तक पहुंच गई थी, 95, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को वो जो है 95% हो जा रही थी। 95% का मतलब कि 95% मॉइस्चर वाली एयर है और 5% बस उसमें ड्राई एयर है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर आप दे देंगे तो वो जो है मॉइस्चर एयर क्या हो जाएगी, हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और वहाँ पे उसका स्थान जो है ड्राई एयर ले लेगी, तो ड्राई एयर जो है होल्ड करने की क्षमता ड्राई एयर की जो है बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे होल्ड जो है मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता बढ़ी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डायरेक्ट घटी, ठीक है। तो यही जो है
इसीलिए ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मैं उसमें भी एक्सप्लेन किया हूँ। बार के पूछे जाने वाले जो 15 क्वेश्चन जो था पहला वाला वीडियो, उस पर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कितने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो है एयर जो है वेपर फ्री हो जाती है, तो वो है 100%। 100% पे पूरा का पूरा मॉइस्चराइज ही हो जाएगा, मॉइस्चर ही हो जाएगा उसमें, जो है वेपर जो एक तरह से ड्राई एयर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट तो इसलिए जो है ये 100% हो जाएगा। नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया। यूरिया में पूछा था कि यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी पाई जाती है, तो यूरिया का फार्मूला हमारा होता है NH2CO NH2। मैं सारे न्यूमेरिकली तौर पे विधिवत आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आपको भले ये जो है आंसर तुरंत मिल जा रहे हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन को कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे जो है इसको अच्छे से आसान भाषा में लाना है, उसके लिए जो मैं बहुत मेहनत करता हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ अब ये सही है, समझ में आ गया बच्चों को, तभी जो है मैं वीडियो डालता हूँ। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया मैं भी बता देता 46% है, लेकिन 46% आया कहाँ से, वो कैसे निकलेगा। मान लो कोई पूछ ले कि NaOH में जो है जो है जैसे कास्टिक में जो है NaOH में पूछ दे कि हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, तो कैसे निकल के आएगी। तो वो चीज़ क्लियर मैं कराता हूँ। जैसे नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन पूछ रहा है यूरिया में कितना है। ठीक है, तो यूरिया का फार्मूला सबसे पहले मालूम होना चाहिए, NH2CO NH2। मोलिकुलर वेट यूरिया का मालूम होना चाहिए, तो 60 होता है, 60.06। ठीक है, अब मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, तो 14 होता है, लेकिन यहाँ पे N दो बार है, यानी कि 14 दूना 28 हो जाएगा। तो अब जो परसेंट निकालना है किसका, नाइट्रोजन परसेंट, तो नाइट्रोजन परसेंट इन यूरिया कितना हो जाएगा, N2 का मोलिकुलर वेट गुणे 100 अपन यूरिया का मोलिकुलर वेट, यानी कि जिस कंपोनेंट का निकालना है वो अपन टोटल कंपोनेंट, यही तो होता है। तो N2 का कितना हुआ 28, और गुणे 100 कर देंगे, और यूरिया का कितना है 60.06। तो ये दोनों का जब गुणा भाग करेंगे तो 46.2 के आसपास आएगा, यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन जो है 46% होती है। मान लो ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो किसी का कभी भी निकालना, रटने की ज़रूरत नहीं है ना। नेक्स्ट है साइज रिडक्शन ऑफ कोर्स हार्ड सॉलिड यूजिंग अ क्रशर इज नेवर डन बाई। तो इम्पैक्ट, अट्रीशन और कटिंग एक्शन दिया है। तो साइज रिडक्शन कोर्स हार्ड सॉलिड क्रशर में तो जो प्रिंसिपल लगता है, क्रशर में कैसे कटता है, तो वो कटिंग एक्शन से ही कटता है। ठीक है, बाकी इम्पैक्ट कहाँ पे यूज होता है, तो इम्पैक्ट हैमर मिल में होता है। अल्ट्रेशन कहाँ यूज होता है, तो बॉल मिल में होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी सही है ना, ए और बी में नहीं होता, बाकी कटिंग एक्शन में होता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा था कि द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ जो है ग्राइंड लाइम स्टोन पार्टिकल ऑफ वेरी लार्ज साइज टू 100 माइक्रोन इज 12.7 किलोवाट पर हावर, किलोवाट हावर पर टन। ठीक है, एन एस्टिमेट यूजिंग बॉन्ड ला द एनर्जी ऑफ ग्राइंड द पार्टिकल फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज साइज 50 माइक्रोमीटर इज। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इतने सारे न्यूमेरिकल पिछली बार टाटा ने क्यों दिया, क्योंकि बहुत हार्ड पेपर था एक तरह से, जो दिया होगा उसको याद होगा। न्यूमेरिकल कम से कम 15-20 क्वेश्चन थे। ठीक है, और जितने और क्वेश्चन थे वो सारे गेट लेवल के थे, तो पता ना ऐसा क्यों किया था उसने। तो इसमें क्या है दोस्तों, बहुत इजी है, इसमें भी फार्मूला याद रहेगा। बॉन्ड लॉ क्या कहता है, तो बॉन्ड लॉ के अनुसार जो है ए जो है आपका के गवानी का है, मतलब फार्मूला P/M0 एम पे 0 KB/√dB, ये शॉर्ट में है। लेकिन मैं इस फार्मूले पे नहीं आपको इसको समझाऊंगा, इसको जो है दूसरे समझाऊंगा, दूसरे फार्मूले पे। एनर्जी, स्टार्टिंग एनर्जी E1 बराबर 12.7 दिया है, हम जो है फार्मूला इस पे लगाएंगे। ठीक है, E1/E2 इजकल टू √dP2/dP1, जहाँ पे dP2 क्या है, जो क्रस्ड जो है डायमीटर है, और dP1 जो है इनिशियल डायमीटर है उसका। ठीक है, यहाँ पे कहा है ना कि पहले कितना था 100 माइक्रोमीटर था, और बाद में कितना हुआ 50 माइक्रोमीटर हुआ। ठीक है, और E1 E2 की बात करें तो E1 जो पहले जो क्रश किया तो वो जो है 12.7 किलोवाट
हावर पर टन के हिसाब से किया, और E2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या है, तो इस फार्मूले से निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, E1 अपन E2 बराबर अंडर रूट dp2 अपन dp1। तो इसमें जो है वैल्यू सारे रख दो। E1 की वैल्यू दे रखा है, तो E1 की वैल्यू मतलब E2 पहले निकाल दो। E2 बराबर क्या हो जाएगा, तो E2 बराबर वही हो जाएगा जो है आपका 12 10, इस ये डिवाइड में इधर आ जाएंगे, है ना, इधर से उधर कर दो, कुछ मैंने और एक्स्ट्रा नहीं किया है आपके लिए, है ना, बहुत ही इजी है। E2 बराबर जब हमारा क्या हो जाएगा, E1 अपन अंडर रूट dp2 अपन dp1 हो जाएगा। ठीक है, तो E1 की वैल्यू दे रखा है 12.7, और dp1 dp2 यानी कि 50 अंडर रूट क्या हो जाएगा 50/100, तो 50 एक कम 50, 50 दूना 100, यानी कि अंडर रूट 1/2। अब जो है यहाँ से अगर आपको अंडर रूट 1/2 की वैल्यू मालूम है कि अंडर रूट 1/2 की वैल्यू जो हमारी होती है 0.707 और 1 होती है, तो यहाँ तुरंत आपका उससे उसमें भाग दे दीजिए और निकल के आ जाएगा 18 किलोवाट हावर पर टन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि इसकी वैल्यू ये होती है, तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करोगे। तो अंडर रूट 1/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 1, या मतलब अंडर रूट 1 अपन अंडर रूट 2, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब एक का अंडर रूट कितना भी हो जाए उसकी वैल्यू एक ही रहती है, तो उसको हमने एक कर दिया, अंडर रूट को अंडर रूट ही रखने दिया, और हर में जो डिनोमिनेटर में हमने जो अंडर रूट को हटाने 2 को हटाने के लिए अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, अंडर 2/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/4 होती है, और 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, तो 1/4/2 4 में हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 0.7071। आप करके देखिए जाए, इतनी आएगा। तो ऐसे भी करके आप जो है उसके बाद जो इसे डिवाइड करके 18 ला सकते थे। ठीक है, ऐसे भी हम लगा सकते थे, लेकिन ये तब यूज कीजिए जब याद ना रहे तब। ठीक है, अगर देखा जाए तो कितने मिनट का ये कैलकुलेशन थी, 1 मिनट की थी, लेकिन जो है वही तब जब फार्मूला याद रहे तब। ठीक है, स्टिकी मटेरियल को ट्रांसफ़र किया मतलब ट्रांसपोर्टेड एक तरह से किया जाता है, किस चीज़ से, तो स्क्रू कन्वेयर द्वारा, बाई स्क्रू कन्वेयर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था कि वी को हम फिल्ट्रेशन वॉल्यूम पूछे, बताएं, टी फॉर टाइम है, के और सी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का जो रिलेशन है वो क्या है, तो dV/dt = 1/kV+C है। ठीक है, नेक्स्ट से कह रहा है कि दो जो हैं 30 सेंटीमीटर की डायमीटर की स्टील की पाइप हैं, और उनको कनेक्ट करना है, तो किसके माध्यम से करेंगे, थ्रेड जॉइंट से, यूनियन कपलिंग से, फ्लेंज से, या स्लीव से। तो देखिए, थ्रेड जॉइंट और यूनियन कपलिंग ये वहाँ पे यूज होती हैं जहाँ पे पाइप की साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम हो, लेकिन यहाँ पे जो है 30 सेंटीमीटर है, तो यानी कि जो है 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लेंज लगेगा। स्लीव तो अंडरग्राउंड के लिए होता है, पाइपलाइन के लिए, तो फ्लेंज यहाँ पे आ जाएगा। फ्लेंज देखे होंगे, बहुत पाइपों में फ्लेंज लगा लगा के आगे जोड़ते चले जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होते हैं जहाँ पे पूरे साल जो बिक्री हुई, और जितना, मतलब कहने का मतलब कि टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इक्विवेलेंट टू द एनुअल सेल, यानी कि कुछ न लाभ हुआ न घाटा हुआ। जैसे साल भर आपने कोई चीज़ दुकान का सामान बेचा, और जब साल का अंत निकला तो पता चला कि जितना माल आपने लाया था वही माल, और उतना ही जो है, मतलब न बेनिफिट हुआ और न ही लॉस, नो बेनिफिट नो लॉस, नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कि 2HI इक्विलिब्रियम में है H2+I2 के। ठीक है, अब इसमें जो है जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। सोचिए, गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, और गेट का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आपको मालूम है फार्मूला क्या है तो ये इजी हो जाएगा। इसमें रिएक्शन दे रखा है 2HI और इक्विलिब्रियम में H2+I2 के साथ है ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम जानते हैं कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा जो
डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है तो उसमें जो है एफ इजकल टू सी माइनस पी प्लस टू, ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन रिवर्सिबल में जो है माइनस आर यानी कि माइनस आर जुड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है माइनस आर जोड़ लीजिए। तो हमने ये फार्मूला रख दिया, एफ इजकल टू सी माइनस पी प्लस टू माइनस आर रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल इसके जो इक्विलिब्रियम में है तो ये 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो एफ एफ इजकल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो सी क्या है, कंपोनेंट है, तो इसमें कितने कंपोनेंट हैं, तो कंपोनेंट इसमें 3 है, एक H2 है, फिर I2 है, उसके बाद HI है, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट हो जाएंगे 3। फेज जो है गैसियस फेज है, तो गैसियस फेज यानी गैस ही हैं तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इक्वेरियम में आर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो बस यहाँ पे फार्मूले में रख लीजिए एफ इजकल टू 3 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, और 2 और 3 मिलके 5, और माइनस वन मिलकर 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3, एफ की यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोट्रीटिंग। हाइड्रोट्रीटिंग किस लिए यूज होता है, तो ये सल्फर और नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए यूज होता है क्रूड ऑयल से, ठीक है। कैटालिस्ट अमोनिया के लिए कौन सा यूज होता है, तो जो है Fe है ना। कैटालिस्ट यूज फॉर रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था टू गैसोलीन, तो ये पीटी होगा। पीटी किसी के साथ जुड़ा हो सकता है, रोमेडियम के साथ, IR जो भी है ना। और एक कैटालिस्ट जो है नाइट NO से HNO3 बनाने के लिए कौन सा कैटालिस्ट हो जाता है, तो प्लेटिनम और रोवेडियम है ना। तो कैटालिस्ट इसमें से 2 पूछा था, ठीक है। ओसा का फुल फॉर्म, ओसाज का तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ओसाज, ठीक है। साल्ट कोक जिसे ग्लोबल साल्ट भी कहते हैं, उसका फार्मूला पूछा था, तो Na2SO4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द बेफल स्पेसिंग इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इंक्रीज देन रेनॉल्ड नंबर ऑफ द सेल साइड फ्लूइड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि बेफल स्पेसिंग आपने बढ़ा दिया तो फ्लो जो है एक तरह से टर्बुलेंट से लेमिनार में आएगा, तो रेनॉल्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टर्बुलेंट की ज़्यादा होती है, रेनॉल्ड की लेमिनार की कम होती है, तो वो भी घट के कम हो जाएगी, ठीक है। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर की मोलारिटी पूछा था, तो मोलारिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मोल ऑफ वाटर बराबर मोल निकालना है वाटर का, तो मास अपन मोलर मास हो जाएगा, तो उसका मास होता है 1000, मोलर मास होता है 18, यानी मोलिकुलर वेट 18, ठीक है। इससे करेंगे तो 55.6 हो जाएगी, बस फार्मूले पे रख लीजिए, नंबर ऑफ मोल 55.6 हो गया, और वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, तो 55.6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 55.6 ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि इनेमल और पेंट जनरली क्या हैं, तो ये सूडो प्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है कोरोजन को बचाने के लिए आयरन की जो है कोटिंग की, सॉरी आयरन के जो है आयरन को का जो कोरोजन है उसको बचाने के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एज अ रिएक्शन प्रोसीड, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है जब रिएक्शन होनी शुरू होती है, या रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है जब रिएक्शन होना शुरू होती है, या कांस्टेंट रहती है, या बढ़ जाती है या घट जाती है, ये जो है रिएक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो रिएक्शन पे ही डिपेंड करेगा। कोलिजन थ्योरी जो है किसके लिए एप्लीकेबल है, तो कोलिजन थ्योरी जो है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए होता है। चूँकि ये कोलिजन थ्योरी नहीं पूछा था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल करके था जो मुझे याद नहीं है, वो है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 पार्ट पर मिलियन इजकल टू हाउ मैनी पार्ट पर बिलियन, तो मिलियन और बिलियन देखिए, एक पार्ट 1 ppm बराबर होता है 10⁻6, 1 ppb बराबर होता है 10⁻9, तो 9 - 6 यानी 1000 का थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। एनर्जी लॉस पाइप में किसकी वजह से होता है, तो जो फ्रिक्शन होता है पाइप लाइन में उसकी वजह से, तथा जो जो फ्लूइड विस्कस होता है तो उसका भी एक फंक्शन है चिपकने का, तो वो भी जो एक तरह से एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो जो है, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो द लॉस ऑफ हेड इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू, तो ये वेलोसिटी के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है? तो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड के स्पेसिफिक डेंसिटी को मेजर करने के लिए। सीमेंट में मेन जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीमेंट क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। और डोलोमाइट का फार्मूला क्या है? तो CaCO3 और MgCO3 हो जाएगा। ट्रिपल सुपर फास्फेट का फार्मूला तो CaH2PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O। ये फार्मूला जो है उसमें आए नहीं थे, लेकिन मुझे याद है कि जो है एक बार इसमें टाटा केमिकल के जो है एग्ज़ाम में ही ये सारे पूछे गए थे। तो मैंने कहा कि चलो इधर से जो 41 से 50 तक जो है मैं वो वाले क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। प्रिंडल नंबर क्या है? तो प्रिंडल नंबर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी अपन थर्मल डिफ्यूजिविटी है। प्रोसीडर गैस कैसे प्राप्त की जाती है? तो जब हम रेड हॉट कोक पे एयर और स्टीम को पास कराते हैं। ठीक है, पिटा ट्यूब, ये क्वेश्चन कुछ पूछे भी गए थे। पिटा ट्यूब जैसे है तो ये फ्लो वेलोसिटी एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे फ्लो वेलोसिटी का फ्लो मेजर करता है। ठीक है। इकोनॉमी ऑफ इवेपोरेटर क्या है? तो कितना केजी ऑफ वाटर ये वेपराइज हुआ और कितनी स्टीम निकली, इन दोनों का मतलब कितना स्टीम यूज हुई, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है। पीवीसी किसके द्वारा जो है प्राप्त होती है? तो एडिशनल जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि सस्पेंशन होता है, एडिशन होता है, बहुत सारे होते हैं ना, तो उसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन से पीवीसी को प्राप्त किया जाता है। तो 2023 का अगर एग्ज़ाम देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स से आया था। उसके बाद जो है MOSH कह सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स सॉलिड हैंडलिंग। ठीक है। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, थर्मो सिटी, उसके बाद CRE, यानी कि FM के बाद जो MOSH यानी कि जो है मैकेनिकल ऑपरेशन। ठीक है, उससे भी आए थे। ठीक है, तो ये रहा 2023 का। इसी का उल्टा हमारा 2022 का था। 2022 में सबसे ज़्यादा जो है केमिकल टेक्नोलॉजी में भी जो है पॉलीमर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा पूछा था। तो इसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से किसको ज़्यादा उठा रहा है ना। लेकिन आप जो है पढ़िए, अगर जो है आपको लगा कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है तो एक आध लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।